बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर क्लासेस का ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। पहले ही आपको 2 ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोग बाकायदगी से ऑनलाइन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और उनको समझ रहे होंगे और घर बैठ के उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने कुछ फंक्शंस की टाइप्स डिस्कस की थी। फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक दो फिर बता दूं वो टाइप्स कौन कौन सी थी। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने डिस्कस किया था, लीनियर फंक्शन हमने डिस्कस किया था, कांस्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिटी फंक्शन डिस्कस किया था, रैशनल फंक्शन डिस्कस किया था, हमने पैरामीट्रिक फंक्शन डिस्कस किया था। तो इस तरह हमने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे आपके साथ कि ये फंक्शन और इनके साथ साथ उनकी किसी हद तक हमने डोमेन रेंज भी देखी थी। आज लेक्चर नंबर 3 में हमारे सामने 2 डेफिनेशन और हैं। कुछ डेफिनेशन मैंने जानबूझ के लेक्चर नंबर 1 में शेयर नहीं की थी कि एक्सरसाइज के जैसे हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ आपको कुछ और डेफिनेशन भी बता दी जाएंगी ताकि आपको बर्डनाइज ना किया जाए। लेक्चर नंबर 3 में मेरे सामने एक डेफिनेशन है हाइपरबॉलिक फंक्शन की। साइन हाइपरबॉलिक एक्स किसके इक्वल होता है? 1/2 e raised to power x माइनस e raised to power -x। इस फंक्शन को साइन एक्स भी पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोला को साइन एक्स भी पढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1/2 e raised to power x माइनस e raised to power -x इज कॉल्ड हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज आर दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, तो स्टूडेंट आपको y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अगर मैं इस फंक्शन को y से रिप्रेजेंट कर दूं, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x विच इज़ फर्दर इक्वल टू दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और डोमेन क्या होगी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं। तो -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जो ओपन इंटरवल है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो आप उसे कैपिटल R में लिखते हैं, दूसरा आप इस स्मॉल ब्रैकेट में जिसको हम इंटरवल भी कहते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल फॉर्मेट भी कहते हैं, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल R की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और इसे आप वर्ड में भी बता सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का जब जिक्र आता है इट मीन कि ये फंक्शन इसकी जो डोमेन है कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम पुट करें और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। आप x की जगह कोई भी वैल्यू जो -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान आती है वो पुट कर सकते हैं और बदले में आपको जो कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर। तो इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। आई होप कि आपको साइन हाइपरबॉलिक की एक्सप्रेशन पता चल गई होगी कि ये साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन किसके इक्वल होता है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स एंड साइन हाइपरबॉलिक एक्स। ये जो साइन एक्स होता है ये एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल पे डिफाइंड होता है, और ये जो साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास टर्म है या फंक्शन है इस पे बेस करता है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मेट है 1/2 e raised to power x माइनस e raised to power -x, हमने इसे नाम दे दिया साइन हाइपरबॉलिक x का। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपरन्यूज है तो ये दो किसी भी राइट ट्राइंगल की 2 साइड की रेशो जो कि यहाँ P/H बनती है। पहली बात यह है कि राइट ट्राइंगल है, दूसरी बात कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं उसकी रेशो है। इसको हम यहाँ नाम देते हैं किसका? साइन x का या साइन थीटा का। लाइकवाइज इसी तरह से हमने यहाँ एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की गई है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने
इन दो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म के डिफरेंस को 2 पे डिवाइड किया, तो इसका नाम हमने दिया साइन हाइपरबॉलिक एक्स का, जिसे हम साइन एक्स भी पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसको याद रखने में आसानी होगी आपको कि साइन वाले फार्मूले में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म के दरमियान माइनस है और यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म के दरमियान प्लस का साइन है। 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज कॉल्ड हाइपरबॉलिक कोसाइन फंक्शन। इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, आप x की जो चाहें वैल्यू पुट करना वो पुट कर सकते हैं, नो इश्यू। आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दें, 0 पुट कर दें, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो आंसर की नोयत क्या होगी, क्या इस केस में कॉस हाइपरबॉलिक के केस में नेगेटिव आंसर आएंगे? तो इसका जवाब है नो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन वाली टर्म ऐड हो रही हैं। देखिए ये माइनस अगर x है तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी एक्चुअली पॉजिटिव टर्म बनेगी और यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म बनेगी। तो दो पॉजिटिव टर्म का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज पे आप आ जाएं, एंड द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द इंटरवल फ्रॉम 1 to infinity। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव नंबर हैं। 0 भी इसमें नहीं आएगा। 0 का चांस तब होता अगर ये कैंसिल हो सकती हैं दोनों टर्म, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों टर्म ऐड हो रही हैं, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और दोनों टर्म पॉजिटिव होंगी। आई रिपीट दिस कि ई रेज टू पावर एक्स, आप एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, अगर आप नेगेटिव भी पुट करेंगे लाइक -1 पुट कर दें तो 1 ओवर ई रेज टू पावर 1, तो ई क्या होता है 2.71, 1 ओवर समथिंग, ये पॉइंट में कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी पॉइंट में कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आप स्मॉलर वैल्यू पुट करेंगे तो ये, क्योंकि पावर स्मॉलर होगी तो वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो आपके पास फाइनली इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बन रही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी रेंज स्टूडेंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है और एंटी टेस्ट के हवाले से भी बहुत अहम पॉइंट है कि साइन हाइपरबॉलिक की जो डोमेन होती है वो तो -∞ to इन्फिनिटी है, जबकि कॉस हाइपरबॉलिक की डोमेन भी वही है, लेकिन रेंज दोनों की डिफरेंट है। उसकी रेंज कैपिटल R या -∞ से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या होगी 1 से इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आप आ जाएं, द रिमेनिंग 4 हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये 2 हो गए तो टोटल ये 6 हैं। टेंजेंट हाइपरबॉलिक क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन को अगर आप कॉस हाइपरबॉलिक पे डिवाइड कर दें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टर्म बच गई। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट हाइपरबॉलिक की। और सीकेंट हाइपरबॉलिक कैसे आएगा, कॉस को आप रेसिप्रोकल ले लें तो सीकेंट हाइपरबॉलिक की वैल्यू आ जाएगी। कोसेकेंट हाइपरबॉलिक कैसे आएगा, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। और कॉट कैसे आएगा, वो टेंजेंट हाइपरबॉलिक का आपने रेसिप्रोकल ले लिया। द हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैव सेम प्रॉपर्टी दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ। प्रॉपर्टी की बात अगर आ जाए, मतलब इनमें रिजेंबलेंस प्रॉपर्टीज के हवाले से, अदरवाइज जब डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो वो साइन टेंजेंट जो कॉस हम पढ़ते हैं या कोसेकेंट सीकेंट, वो राइट ट्राइंगल पे डिफाइंड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ रिजेंबलेंस है प्रॉपर्टीज़ में, लाइक जैसे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वहाँ पढ़ते थे तो 1 होता है, लेकिन हाइपरबॉलिक केसेस में 1 नहीं होता है, इनके फार्मूले डिफरेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। तो ये थी सिंपली डेफिनेशन हाइपरबॉलिक फंक्शन की। नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। इसको ज़्यादा डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है इन फंक्शन को, ये आपको जस्ट इसलिए बताया गया है कि आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकें। The inverse hyperbolic functions are expressed in term of natural logarithm and we shall study them in higher classes। जैसे मैंने अभी कहा कि इसकी ज़्यादा डिटेल डेप्थ में या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया है कि हायर क्लासेस में आप इसे डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहें या स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप इनके फार्मूले ध्यान में रखें कि साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स या साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स फंक्शन किसके इक्वल होता है,
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या फर्दर सेकंड या थर्ड चैप्टर में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फ़र्ज़ करें वहाँ डेरिवेटिव आपने इसका कैलकुलेट करना है या प्रूफ करना है फार्मूला, तो हम उसकी जगह ये वैल्यू पुट करके वो प्रूफ करते हैं। ये हेल्पफुल हो, ये जो फार्मूले हैं ये हेल्पफुल हैं चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। तो क्योंकि इनका जिक्र नेक्स्ट चैप्टर्स में आना है, इसलिए हम आपको एडवांस चैप्टर 1 में बता देते हैं कि साइन हाइपरबोलिक या इन्वर्स फंक्शन जो है ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से कॉस इन्वर्स जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन या कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन, ये किसके इक्वल, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पे प्लस आ रहा है और इधर अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बाकी एज इट इज़ है, आप आसानी से इन दोनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। आप ये 1/2 को अगर इसकी पावर बनाना चाहें तो पावर भी बना सकते हैं, लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में भी आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखा हुआ मिल जाए। अदरवाइज ये आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो फार्मूला नंबर 4 है, 5 है और 6 है, ये इसी तरह से आपने याद कर लेने। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग ये अच्छी तरह से इनको याद कर सकते हैं। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू क्या है, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू क्या है और कोसीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ये आप अच्छी तरह से आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज एंड स्केच द ग्राफ। स्टूडेंट ये स्केच द ग्राफ आप उस वक्त करेंगे अगर ये पेपर में आपसे कहा जाता है, फिर ये आप स्केच कीजिएगा जैसे कि आपको ये स्केच नज़र आ रहा है। अदरवाइज जस्ट आपने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। फंक्शन क्या है, फंक्शन को इस यहाँ पे उसने जी ऑफ एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है। आप एफ ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, ये लीनियर फंक्शन है। हमेशा याद रखें कि लीनियर फंक्शन की डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी जो है वो रियल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, ये रियल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसकी डोमेन होती है। मतलब आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको आंसर मिलेगा। रेंज क्या है इसकी, जिसमें इसके आंसर भी तमाम तरह के पॉइंट आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़ीरो किस नंबर पे आएगा, तो आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। आप एक्स की जगह 5/2 पुट करें तो ये ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो ये जो नीचे टेबल दी हुई है, ये ग्राफ स्केच करने के लिए दो वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली, -2 -1, और इसी तरह से दो वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली। उनके अगेंस्ट हमने y की वैल्यू चेक कर ली क्या आ रही है, और इसको हमने यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करके ग्राफ बनाया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसकी स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा। आई होप कि ये पार्ट 1 आपको क्वेश्चन 4 का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 पे पार्ट नंबर 7 फंक्शन दिया हुआ है हमें। फंक्शन हमें जो दिया हुआ है x² + 3x + 2 ओवर x + 1, और यहाँ पे जो स्टूडेंट ये कंडीशन दी हुई है, एक्चुअली ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये कंडीशन क्या दी हुई है, क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ पे डिफाइंड फंक्शन दिए जाते हैं, अनडिफाइंड नहीं दिए जाते। तो x की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी। अगर x -1 हो जाता है ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये हमें क्वेश्चंस में दी जाती है। यहाँ हमने कैलकुलेट क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ये फंक्शन की टाइप कौन सी है, जाहिर बात है आपको पता होगा, आपने पढ़ा है लेक्चर। ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो ये कौन सा फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन। इसकी डोमेन देखते हैं, जैसा कि उसने खुद ही हमें गाइड कर दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है -1 पे। इसका मतलब है इसकी डोमेन सारी की सारी रियल लाइन होगी सिवाय किसके, -1 के। तो हम वो पॉइंट x की वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे डोमेन में से जहाँ पे ये अनडिफाइंड होता है। तो -1 जो है इस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। हमने वो पूरी रियल लाइन में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। -1 जो है ओनली सिंगलटन सेट, सिर्फ एक -1।
बाकी आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो यही डोमेन होती है कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अनडिफाइंड होगा वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, बाकी उसका मतलब जो आप रियल लाइन लेते हैं वो सारे पॉइंट उसके पार्ट होंगे, उसके डोमेन में लाई करते होंगे। रेंज क्या है? अब इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया रेंज, तो इसकी रेंज निकालने के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, इस फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं। आप इसे y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g ऑफ x को। ऊपर जो न्यूमरेटर नज़र आ रहा है इसके हमने फैक्टर बना लिए, 3x को ब्रेक किया है, x प्लस x2, यहाँ से कॉमन ले लिया x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और ये x प्लस 1 जो है ये नीचे कैंसिल हो गया। हमारे पास x प्लस 2 ये सिंपलीफाई कर लिया हमने अपने इस रैशनल फंक्शन को, g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब देखें कि ये हमारे पास फंक्शन बचा है। अब x की कौन सी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, डोमेन में जो पॉइंट है x की कौन सी वैल्यू, -1। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ -1 जो कि अलाउ नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आती है, वो 1 आती है। मतलब इस x की -1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि x हम -1 नहीं पुट करेंगे। तो रेंज क्या बन जाएगी, पूरी रियल लाइन सिवाय इसके इस पॉइंट 1 के x की जो वैल्यू 1 है, इसके अलावा पूरी की पूरी जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी रेंज होगी। तो ये स्टूडेंट अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ये x की वैल्यू आप उसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, -3, -2, -1 अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ अगर वो पूछते हैं तो फिर बनाएं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये अगर इसके सोल्यूशन को आप गौर से देखें तो इसके सोल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्या दिया हुआ है, इफ़ f of 2 इज इक्वल टू -3 एंड f of -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें फंक्शन की दो वैल्यू दी हुई हैं, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन दी हुई है -3, 2 पे -3 दी हुई है और -1 पे 0 दी हुई है, और फंक्शन इटसेल्फ भी दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। जो पॉइंट जिन पॉइंट पे उसने वैल्यू दी हुई है उन्हीं पॉइंट पे हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 पे उसने वैल्यू दी हुई है तो हम x की जगह 2 पुट करेंगे। तो इस फंक्शन में हम जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 - 4a प्लस 2b प्लस 1। इसे सिंपलीफाई किया तो -3 कहाँ से आया, f of 2 की वो जो वैल्यू उसने दी हुई है जो हमारे पास -3 वैल्यू आई है। इन टर्म को हम सारी की सारी टर्म को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बच गई वो -2a प्लस 6 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बच गई है। इसमें ये b हमने कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, ये 6 कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है। अब हम फंक्शन में x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, इसी गिवन फंक्शन में x की जगह हम -1 पुट करने जा रहे हैं। तो -1 पुट किया और f ऑफ -1 पे जो वैल्यू थी 0 वो भी हमने पुट कर दी। राइट साइड पे जब पुट करेंगे ये सारी टर्म हमारे पास x की जगह -1 पुट करने से आई हैं। इधर जब हम कैंसिल करेंगे -1 1 से कैंसिल हो जाएगा, -a माइनस b इज इक्वल टू 0, या आप इसे लिखना चाहें a प्लस b इज इक्वल टू 0 वो भी ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो प्लस b माइनस b से कैंसिल हो जाएगा। ये ऐड कर रहे हैं, ये b पॉजिटिव b नेगेटिव b से कैंसिल हो गया, -3a प्लस 6, 3a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई, 2 आ गई। ये a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस 2 में कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास दोनों अननोन जो a और b थे उनकी वैल्यू आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के मेन 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अ स्टोन fall from a height of 60 meter on the ground. The height after x set approximately given by this। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस और टाइम
रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये h डिस्टेंस हाइट के लिए और x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है ये यहाँ पे टाइम के लिए दिया हुआ है। तो h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हुई है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की मदद से हमने ये मालूम करना है जब स्टोन को फेंका गया 60 मीटर हाइट से तो 1 सेकंड बाद कहाँ पे होगा और 1.5 सेकंड बाद ज़मीन से कितना करीब हो जाएगा और 1.7 सेकंड के बाद ज़मीन से कितना करीब हो जाएगा। और फाइनली दूसरे पार्ट में हमने ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये स्टोन जो कि 60 मीटर की हाइट से गिराया गया कितने टाइम के बाद ये ज़मीन को हिट करेगा। बहुत आसान है, कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली, पहले पार्ट में x की जगह हमने 1 पुट कर दिया जहाँ x नज़र आ रहा है। तो जी 1 सेकंड गुजरने के बाद ये जो स्टोन है 30 मीटर हाइट पे आ जाएगा नीचे, और 1.5 सेकंड के बाद ये x की जगह 1.5 पुट कर दें तो स्टोन कितना आ जाएगा 17.5 मीटर। नेक्स्ट जब पुट करेंगे 1.7 सेकंड के बाद ये ज़मीन से इतना फासले पे रह जाएगा, 11.1 मीटर ज़मीन से ऊंचा रह जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जाहिर बात है जब ज़मीन से टकराएगा तो हाइट इसकी 0 हो जाएगी। हम इसी इक्वेशन में h की जगह 0 पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये -2 को इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड ये हमारे पास टाइम आया। आप देखें पहले पार्ट में 1 सेकंड के बाद वो 30 मीटर नीचे आ गया, तो 2 सेकंड के बाद जाहिर बात है वहीं से हमें पता चल जाता है कि 2 सेकंड के बाद वो ज़मीन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 60 मीटर है। 1 सेकंड के बाद अगर 30 मीटर वो आ रहा है तो 2 सेकंड के बाद डेफिनेटली वो कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आपने प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छी तरह से रीड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए गए थे। इस लेक्चर को भी आपने बार बार सुनना है, एक दफ़ा सुनने से अगर समझ नहीं आती दूसरी दफ़ा सुने, तीसरी दफ़ा सुने, फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें। फिर आप जो असाइनमेंट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स रह गए वो आपने खुद करने हैं। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।